बिहार लिए चलता हूं, जहां से बहुत से सितारों की खबरें आ रही हैं। बिहार में चुनाव बा और बड़े बड़े स्टार्स बा। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह को आप देख रहे हैं, अक्षरा और मैथिली ठाकुर। बिहार में क्या इस बार सितारे जमीन पर उतरने वाले हैं? पहली तस्वीर जो खबर आई कि अक्षरा सिंह बिहार चुनाव लड़ने वाली है। क्या भोजपुरी एक्ट्रेस है अक्षरा, और अक्षरा सिंह भी क्या बिहार के चुनावी मैदान में उतरेंगी? आ गया हो तुझे दूर कहीं ले जावा। तो क्या अक्षरा बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ेंगी? सवाल यह है। अगली तस्वीर देखिए, मैथिली ठाकुर का नाम भी चल रहा है। क्या मैथिली भी बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रही है? के बिना नहीं चलता है। आज याद से मिले मुझे बहुत खुशी हुई, बहुत बहुत शुक्रिया। आज याद से मिले मुझे बहुत खुशी हुई, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। फिर लेनी कैसे? और एक और नाम, कल पवन सिंह की पत्नी सामने आई थी, लगा फैमिली ड्रामा है, और रात होते होते पता चला कि दावा है कि पवन सिंह का कहना है उनकी पत्नी भी बिहार चुनाव में मैदान में उतरना चाहती है। बहुत सारी चीजें आवाज से छुपा के रखे, हम नहीं लाते वीडियो में, क्योंकि मेरा पति है वो। पागल कर दिया ये लोगों को, ये आदमी हमको बर्बाद कर दिया भैया। तो क्या ज्योति सिंह के इन आंसुओं का कनेक्शन उनकी चुनावी हसरतों से है? तो क्या वो अपने पति पवन सिंह पर किसी भी तरह चुनाव लड़वाने का दबाव डाल रही थी? अगर आपको लाइव आना हो तो लाइव आइए, या फिर आपको इंटरव्यू में आके बताना हो तो इंटरव्यू में आके बताइए, लेकिन बताइए, क्योंकि आज मैं पूरे जनता के सामने आपसे सवाल कर रही हूँ कि मेरी गलती क्या है। ये सियासत का शौक है और चुनाव की चिंता जो न कराए। पवन सिंह भी तैयार हैं, उनकी पत्नी की हसरतें भी खुलाचे मार रही हैं, और एक्स गर्लफ्रेंड भी सियासी उम्मीदें लगाए बैठी हैं। अक्षरा सिंह की केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह से मुलाकात की तस्वीरें सोशल मीडिया पर तैर रही हैं और सैकड़ों कयासों को हवा दे रही हैं। इसी बीच बिहार की जूनियर कोकिला मैथिली ठाकुर ने भी सीट की पेटी बांध ली है और चुनावी आसमान में उड़ान के लिए तैयार है। तो आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं पवन सिंह की पत्नी को लेकर। क्या पवन सिंह की पत्नी चुनाव लड़ने जा रही हैं? देखिए आरोप और दावे कैसे सामने आए। पवन सिंह ने, कल मैंने आपको दिखाया था उनकी पत्नी ने जो हंगामा किया, उसके बाद पवन सिंह ने एक पोस्ट लिखा। उन्होंने कहा, मैं एक ही बात जानता हूं कि जनता मेरे लिए भगवान है। क्या मैं आप सब की भावनाओं को ठेस पहुंचाऊंगा? ज्योति सिंह जी, आप मेरी सोसाइटी में आई तो मैंने ससम्मान आपको अपने घर पर बुलाया और करीब 1.5 घंटे हम लोगों में बातचीत हुई। आपके द्वारा बस एक ही रट लगाई जा रही है, मुझे चुनाव लड़वाइए कैसे भी, जो मेरे बस का नहीं है। समाज में भ्रम फैलाया गया कि मैंने पुलिस बुलाई है, जबकि सच्चाई यह है कि पुलिस सुबह से वहां मौजूद थी ताकि जो भी हो उनकी उपस्थिति में हो, कहीं भी आपके साथ आए लोगों द्वारा कोई अनहोनी ना हो। इस पर ज्योति ने कहा, आदरणीय पतिदेव पवन सिंह जी, क्या सच है और क्या झूठ, यह हमारी देवतुल्य जनता को भी जानने का अधिकार है। हम सही हो या आप सही हो, कल मिलकर मीडिया के सामने बैठते हैं, क्योंकि यह सब चार दीवारी के अंदर की बात नहीं रह गई है। मैं जानती हूं कि मैं अपनी बात सिद्ध कर सकती हूं। यदि आप भी ऐसा कर सकते हैं तो हमारी जनता के सामने आइए। जहां तक चुनाव का प्रश्न है, यदि आप मुझे जीवन भर के लिए पत्नी के रूप में स्वीकार करते हैं तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगी। हम सत्ता के लिए अपनों का इस्तेमाल करने में विश्वास नहीं रखते हैं। जहां तक आपने 1.5 घंटे बैठने की बात कही है, तो आपके फ्लैट में मेरे आने और जाने की फुटेज सीसीटीवी में है। यदि आप सच्चे हैं तो हमारी जनता के सामने मेरे साथ बैठेंगे। ये थे दोनों के बीच बातचीत। अब जरा सुनिए पवन सिंह की पत्नी क्या कह रही है। आज आपके चैनल द्वारा मैं उनसे पूछना भी चाहती हूँ कि पवन जी, आप एक बार आप भी आइए, आप भी अपनी बातें जनता के सामने रखिए, क्योंकि आप, ये जनता हमारी नहीं है, आपकी भी सुनेगी। अगर मैं गलत हूँ तो आप आइए, प्रूफ के साथ आइए कि ये ज्योति ने ये किया, इस वजह से मैं ज्योति के साथ नहीं रह रहा हूँ, ज्योति ने ये किया, इस वजह से मैं साथ नहीं रह रहा हूँ। तो आप भी अपनी बातें रखिए, या फिर अगर आपको लाइव आना हो तो लाइव आइए, या फिर आपको इंटरव्यू में आके बताना हो तो इंटरव्यू में आके बताइए, लेकिन बताइए, क्योंकि आज मैं पूरे जनता के सामने आपसे सवाल कर रही हूँ कि मेरी गलती क्या है।
अब सवाल यह, क्या पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह भी बिहार चुनाव में उतरना चाहती हैं? पवन सिंह की एक और पूर्व गर्लफ्रेंड, वो भी क्या चुनाव में उतरने वाली है? बात कर रहे हैं अक्षरा सिंह की। अक्षरा दरअसल मिली गिरिराज सिंह से और यह तस्वीर साझा की है। गिरिराज सिंह से मिलने की तस्वीर के बाद अटकलें लगने लगी। क्या अक्षरा भी चुनाव लड़ने वाली है? क्या वो भी इस बार बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ेंगी, इसलिए गिरिराज सिंह से मिलने गई हैं? इस तस्वीर के बाद लोग ये बात करने लगे। गिरिराज सिंह से मुलाकात के बाद अक्षरा ने उनके साथ ये तस्वीर शेयर की है और तस्वीर के साथ अक्षरा सिंह ने शिष्टाचार मुलाकात की बात लिखी है। इस मुलाकात के बाद सोशल मीडिया पर कयासों का बाजार गर्म है। यूजर्स ये कयास लगाने लगे, कहीं ये नए सफर की शुरुआत तो नहीं अक्षरा की। पहले अपने पिता के साथ जन स्वराज के मंच पर नजर आ चुकी हैं अक्षरा। इस दौरान अक्षरा सिंह ने प्रशांत किशोर की तारीफ की थी। इसके बाद यह चर्चा शुरू हो गई कि जन स्वराज में क्या शामिल हो सकती हैं। बाद में अक्षरा सिंह ने उन चर्चाओं का खंडन किया। अक्षरा और पवन सिंह के बीच अफेयर का दावा किया जाता है और अक्षरा सिंह और पवन सिंह की कई फिल्में एक साथ आ चुकी हैं। अक्षरा को सबसे ज्यादा पैसे लेने वाली भोजपुरी एक्ट्रेस माना जाता है। इंस्टाग्राम पर सबसे ज्यादा फॉलो की जाने वाली भोजपुरी हीरोइन भी है। मूलतः पटना की रहने वाली है, जन्म उनका मुंबई में हुआ है। आइए अब आपको सुनवाऊं, सुनिए जरा क्या कुछ कह रही हैं अक्षरा। कि कहते हो बुलाती है जाने का नहीं, हाँ जाने का नहीं। तो सुना अपन यूपी बिहार वाला अंदाज में, हम बुलाइबे नहीं किए, इधर आने का नहीं, मैंने ना बुलाया इधर आने का नहीं। तो अक्षरा एनडीटीवी के कार्यक्रम में आई थी तो उन्हें सुन रहे थे आप। न सिर्फ अक्षरा, एक और सितारा, क्या वो भी बिहार चुनाव में उतरने जा रही हैं? ये तस्वीर इन्हें आपने सुना होगा, देखा होगा। मैथिली ठाकुर जो बिहार की रहने वाली हैं और लोक गायिका हैं। हमरा ने चाही सुख आराम, हे मिथिले में रहबै। हमरा ने चाही चारों धाम, हे मिथिले में रहबै। साग पात खोटी खोटी जीवन बितेबै, हे मिथिले में रहबै। हमरा तो ये अटकलें इसलिए लगाई जाने लगी क्योंकि इस तस्वीर के बाद मैथिली ठाकुर को जब बीजेपी के नेता विनोद तावड़े के साथ देखा गया, विनोद तावड़े जो कि प्रभारी भी हैं, उनके साथ इस तस्वीर को सामने आने के बाद यह सवाल किए जाने लगे, क्या मैथिली ठाकुर भी इस बार चुनावी मैदान में उतरने वाली है, बीजेपी की तरफ से बैटिंग करती हुई नजर आएंगी? तो देखिए क्या कुछ कहा जा रहा है। बीजेपी में शामिल हो सकती हैं और बिहार में चुनाव भी लड़ सकती है मैथिली। विनोद तावड़े और नित्यानंद राय से मुलाकात की है। विनोद तावड़े ने एक्स पर मुलाकात की तस्वीरें साझा की। दरभंगा की अलीनगर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ सकती हैं। मधुबनी की बेनीपट्टी सीट से भी कर सकती हैं दावेदारी। मधुबनी की बेनीपट्टी दरअसल मैथिली ठाकुर का पैतृक गांव है। 2011 में लिटिल चैंप्स के जरिए सुर्खियों में आई थी। मिथिलांचल का प्रभावशाली चेहरा मानी जाती है मैथिली और उन्हें बिहार की जूनियर कोकिला कहा जाता है। मैथिली ठाकुर के सोशल मीडिया पर लाखों फॉलोअर्स हैं। युवाओं के बीच उनकी जबरदस्त फैन फॉलोइंग है जो किसी भी पार्टी के लिए उन्हें प्रभावशाली चेहरा बनाता है। 2023 में चुनाव आयोग ने उन्हें बिहार का स्टेट आइकॉन बनाया था। क्या मैथिली चुनाव लड़ेंगी? सुनिए जरा उन्हीं की जुबानी। इस तरीके से उन्होंने पोस्ट किया, वो भी मेरे लिए बड़ी बात थी कि जब विनोद तावड़े जी के ट्विटर हैंडल से ये पोस्ट आया, और मैं बहुत खुश हूँ। जो क्षेत्र के लोग हैं, क्षेत्र की संस्कृति है, इसको लेकर के आगे बढ़ना चाह रही हूँ। और अगर मुझे राजनीति ये मौका देती है तो मेरे लिए इससे बड़ी बात नहीं होगी। मैं राजनीति में आके राजनीति नहीं करना चाहती हूँ, जबकि अपने क्षेत्र की सेवा करना चाहती हूँ। जब एक्चुअल ऑन ग्राउंड काम करने की बात आती है तो मुझे कुछ ना कुछ तो अथॉरिटी चाहिए ना, कोई एक पावर चाहिए जिससे मैं लोगों की सेवा कर पाऊँ। तो बस ये मेरे लिए एक वो टूल होगा जिससे मैं अपने क्षेत्र के लोगों की बात सुन पाऊंगी, उनके लिए काम कर पाऊंगी। तो बिहार चुनाव में महिला सितारे क्या किस्मत आजमाएंगे? तो दूसरी तरफ बिहार चुनाव में महिला वोटर्स को लेकर सवाल होते हैं, खासतौर पर मुस्लिम महिला वोटर्स जो नकाब और बुर्के में जाती हैं। उनका चेहरा दिखाने को लेकर कई बार हंगामे हुए अलग अलग चुनाव में। इसलिए चुनाव आयोग ने जो नकाब में और बुर्के में महिला जा रही हैं उनके लिए भी समाधान खोज लिया है कि उन्हें उनकी पहचान कैसे होगी। इस पर कई बार बवाल हुए अलग अलग चुनाव में।
बिहार में हर पोलिंग बूथ पर आंगनबाड़ी सेविका तैनात की जाएंगी अब, जो घूंघट और बुर्के वाली महिला वोटरों की पहचान तय करेंगी ताकि उन महिलाओं की जगह कोई और फर्जी वोटिंग ना करे। आंगनबाड़ी सेविकाएं स्थानीय स्तर पर जानी पहचानी होंगी। उनकी जिम्मेदारी यह होगी कि बुर्के वाली महिलाओं की पहचान चेक करें, लेकिन अगर किसी महिला पर शक होगा तो बुर्का हटाकर भी जांच होगी। अक्सर चुनाव के दौरान बुर्के वाली महिलाओं की को लेकर ये शिकायतें होती हैं। बुर्के वाली महिलाओं पर विरोधी दल के एजेंट शक जताते हैं। पहचान सत्यापित करने के बाद वोटिंग की मांग की जाती है। उत्तर प्रदेश में 2022 चुनाव के दौरान कई जगह वोटिंग रुक गई थी। पश्चिम बंगाल में 2021 में भी ऐसा ही तमाशा हुआ। दिल्ली विधानसभा चुनाव में भी यह मुद्दा गरमाया था। सुप्रीम कोर्ट तक ने गाइडलाइंस दी, लेकिन लागू करना मुश्किल हो रहा था। कोर्ट ने कहा था महिला बुर्के में है तो महिला अधिकारी ही उसकी पहचान करेगी, लेकिन इस बार चुनाव आयोग ने स्मार्ट सॉल्यूशन निकाला है कि आंगनबाड़ी महिला कार्यकर्ता वहां मौजूद रहेंगी। सुनिए जरा चुनाव आयोग को भी और सियासतदानों को। आइडेंटिटी के लिए जो हमारी आंगनबाड़ी सेविकाएं हैं वो हर बूथ पर उपलब्ध रहेंगी और आवश्यकता पड़ने पर उनकी चेकिंग होगी। कमीशन के निर्देश इसमें पूर्णतः स्पष्ट हैं कि पोलिंग स्टेशन के अंदर किस तरह से आइडेंटिटी का वेरिफिकेशन होता है और उनका कड़ाई से पालन किया जाएगा। जो पर्दा नशीन औरतें हैं उनका भी महिलाओं के द्वारा वोटर कार्ड के माध्यम से चेहरे का मिलान जरूर कराया जाए, जिससे क्या कि जेन्युइन वोटर को वोट डालने का अधिकार मिल सके। बिहार में पता लग चुका है भाजपा को कि वो चुनाव हार रहे हैं, तो उनको इसके अलावा कि धर्म के आधार पर लोगों को पोलराइज करें, धार्मिक सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करें, इसके अलावा उनके पास कुछ और बचा नहीं है। घूंघट में चेहरा देखेंगे लेकिन बुर्का में चेहरा नहीं देखेंगे, ये कहां का नियम है? और चेहरा देखने में हर्ज क्या है? मुस्लिम महिलाएं आसानी के साथ वोट न डाल सके और मुस्लिम महिलाओं को इस अगर ये रूल बनता है तो उनको परेशान किया जाए, ये गलत कानून होगा। चेहरा से मिलान करा के और वोटिंग कराइए। अगर ऐसा नहीं होगा, अगर ऐसा नहीं मानती है चुनाव आयोग, ऐसा नहीं करते हैं, तो अगर बुर्का चलेगा तो घूंघट भी चलेगा। कोई भी अवैध मतदाता मतदान नहीं करे, ये सुनिश्चित करना आयोग का दायित्व है। कोई बोगस मतदान नहीं करे, इसकी पहचान बेहद आवश्यक है। अब बात उसकी जो किसी भी चुनाव में सबसे मुश्किल काम होता है और सबसे ज्यादा मंथन और मशक्कत वाला, वो है सीटों का बंटवारा। उसके लिए जोर आजमाइश होती है हर तरफ, और यही हो रही है। चिराग पासवान पहुंचे मिलने के लिए धर्मेंद्र प्रधान से। धर्मेंद्र प्रधान चुनाव प्रभारी हैं बीजेपी के। चिराग पासवान इस बार साथ मिलकर लड़ रहे हैं, इसलिए पार्टियों के लिए मुश्किलें हैं। अलग अलग दलों की, अलग अलग गठबंधन की इस तरह की कई मुश्किलें हैं कि लोग ज्यादा सीटें मांग रहे हैं। चिराग पासवान को देख रहे हैं, धर्मेंद्र प्रधान से उनकी मुलाकात हुई। अब आइए आपको बताऊं सीट बंटवारे में कौन कितनी सीटें पाएगा। 243 सीटें, 243। संभावना मैं आपको बता रहा हूं कि बीजेपी 102 सीट लड़ सकती है, जेडीयू भी 102 सीट लड़ सकती है, लेकिन दावा यह है, कहा यह जा रहा है कि जेडीयू चाहती है बीजेपी से एक ही सीट भला, लेकिन 103 दे दो, लेकिन बीजेपी से एक सीट आगे लड़ूंगा। उसी तरह चिराग पासवान विधायक 5 है, लेकिन ऑफर उन्हें 25 हो रही है, लेकिन वो मांग रहे हैं 45 से 54 सीटें मांग रहे हैं। जीतन राम मांझी 7 सीट मांग रहे हैं और उपेंद्र कुशवाहा 6 सीट मांग रहे हैं। दिल्ली में चिराग पासवान से बीजेपी नेता मिले हैं। 45 से 54 सीटें चिराग डिमांड कर रहे हैं। चिराग ने लोकसभा विधानसभा में प्रदर्शन का हवाला दिया। एलजेपी आर ने पार्टी के बड़े नेताओं के लिए अलग सीट मांगी है। चिराग पासवान खुद शाहबाद क्षेत्र से लड़ना चाहते हैं। चिराग पासवान की मांगों पर विचार कर रही है बीजेपी। धर्मेंद्र प्रधान और विनोद तावड़े की चिराग के साथ बैठक फिर होगी। दूसरी तरफ देखिए महागठबंधन में भी खींचतान है। आरजेडी 130 सीटों पर लड़ना चाहती है। कांग्रेस को ऑफर की जा रही है 55। कांग्रेस पिछली बार 70 पर लड़ी थी, इस बार 55 दी जा रही है। कांग्रेस कह रही नहीं, मुझे तो 64 चाहिए। वीआईपी जो खुद पहले कह चुके हैं सानी की डिप्टी सीएम तो मैं ही बनूंगा, अभी नतीजे भी नहीं आए, ऑफर उन्हें 12 की जा रही है, मांग रहे हैं 20।
CPI-ML ऑफर 19 की जा रही है, मांग रही है 30, और CPI, CPIM 10 सीटें उन्हें मिल सकती हैं। कांग्रेस को करीब 54 सीटों के लिए आरजेडी तैयार है, लेकिन कांग्रेस 10 और सीटों की मांग कर रही है, यानी 64। कल देर रात तक आरजेडी और कांग्रेस के बीच बैठक चलती रही। वीआईपी 20 से ज्यादा सीटों का दबाव बना रही है। आरजेडी ने मुकेश सहनी को 12 सीटें ऑफर की है। CPI-ML ने 19 सीटों का प्रस्ताव खारिज कर दिया है और स्ट्राइक रेट का हवाला देकर कहा है 30 सीटें चाहिए। CPI, CPM को मिलाकर 10 सीटें मिल सकती हैं। यह है सीट शेयरिंग, यानी सीटों के बंटवारे का मामला। सुनिए जरा सियासतदानों। दरअसल गठबंधन एक बेहतर सामंजस्य के साथ सीट शेयरिंग की दिशा में आगे बढ़ा है और 3-4 दिनों में ऐलान हो जाएगा। किसके हिस्से में कितनी सीटें होंगी और कौन सी सीटें होंगी वो सबको मालूम हो जाएगा। कहीं कोई असहमति नहीं है, कहीं कोई असमंजस नहीं है। पांचों घटक मिलकर बिहार के 243 विधानसभा क्षेत्रों में कार्यकर्ताओं के विधानसभा सम्मेलन को संबोधित कर चुके हैं और एक शानदार तस्वीर आपको विधानसभा चुनाव के नतीजों में दिखेगी। संभावनाओं पर अब विराम लगना चाहिए, कुछ दिन का इंतजार करिए। हम समझते हैं कि जल्दी ही सभी सीटें और सभी पार्टनर हमारे पांचों साथ मिलकर इसकी घोषणा करेंगे। तमाम एनडीए घटक दल के अध्यक्षों के साथ बैठक करेंगे। जो उनका अंतिम निर्णय होगा वो हम लोग के लिए सर्वमान्य होगा। सबसे पहले हम लोग महागठबंधन की सीटों की संख्या तय कर लेंगे, कौन लड़ेगा यह भी तय कर लेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आप देखेंगे कि महागठबंधन में कोई विरोध नहीं होगा। फंसने का मामला नहीं है, क्योंकि 2-3 पार्टियां और आ रही हैं और आई हैं, और अच्छी बात है हमारे विचारधारा के साथ जुड़ी हैं। तो जितनी जुड़ेंगी तो जाहिर सी बात है कि सीट तो 243 है, उसी में सबका ऊपर नीचे होगा। सीट शेयरिंग प्राय अंतिम दौर में है। जो टीदिंग प्रॉब्लम रहता है वो थोड़ा बहुत चलता है, ये सीट वो सीट है ऐसे। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है, कल जिस पर बहुत बवाल और हंगामा हुआ, अब और ज्यादा उस पर प्रोटेस्ट हो रहा है। खबर है जूता कांड पर संग्राम शुरू हो गया। दरअसल ये सीजेआई को आप देख रहे हैं, सीजेआई पर हमला किया जिस वकील ने, वो ये वकील है राकेश किशोर। राकेश किशोर को कोई अफसोस नहीं है जो उन्होंने किया है देश के सबसे बड़े जज के आगे। अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं, लेकिन प्रदर्शन हो रहा है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता वकील के खिलाफ, जिसने सीजेआई पर हमला किया, उसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। दूसरी तरफ पुणे में देखिए, सुप्रिया सुले ने प्रदर्शन किया है और सीजेआई पर हुए हमले के खिलाफ प्रोटेस्ट किया। सौरभ भारद्वाज ने एक तस्वीर ट्वीट की है, देखिए। आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने उस वकील को जूते की माला पहना दी है और लिखा है जूतों की सही जगह। दूसरी तरफ वकील प्रोटेस्ट कर रहे थे वकील के हक में जिसने हमला किया था। ये आप देख रहे हैं, कुछ वकील भी उतर कर आए, विरोध में प्रदर्शन कर रहे थे। उन्होंने एक्शन किया, मेरा रिएक्शन था, ये जो भी था। न पछतावा न मलाल न माफी, बस सपने में मिला आदेश ही काफी है। ये ठसक है उस आरोपी वकील की जिसने काले कोट को अपने काले कारनामे से बदनाम कर दिया, सर्वोच्च अदालत के मुखिया पर जूता उछाल दिया। ना मुझे कोई इस बात का अफसोस है कि क्या हुआ क्या नहीं। जिस मुद्दे पर पूरे देश में बहस छिड़ी है, सोशल मीडिया से लेकर सड़क तक हंगामा मचा है, इस विवाद की जड़ आरोपी वकील राकेश किशोर को न अपने किए का अफसोस है और न ही वो पश्चाताप करना चाहता है, बल्कि भगवान और बुलडोजर के नाम पर खुद को सही साबित करने में लगा है। मुझे ये बता दो कि जिन लोगों के खिलाफ बुलडोजर चला रहे हैं, उन्होंने सरकार की संपत्तियों पे कब्जे कर रखे हैं, बड़े बड़े महल बना रखे हैं, होटल बना रखे हैं,
और मैरिज के लॉन बना रखे हैं, उन्होंने उनके खिलाफ क्या योगी जी जो बुलडोजर चला रहे हैं वो कार्रवाई गलत है? सनातन के नाम पर इंसाफ की चौखट पर प्रहार करने वाला और न्याय के सिद्धांत को कलंकित करने वाला अपने गुनाह को ग्लोरीफाई कर रहा है और उसका समर्थन करने वाले भी उसे नायक की तरह पेश कर रहे हैं। लेकिन क्या कानून की किताब और जनता की अदालत इन्हें माफ कर पाएगी? और आइए आपको बताऊं, ताज्जुब इस बात का है कि जो आरोपी है वो उसे कोई गिला शिकवा नहीं, उसे कोई अफसोस और पछतावा नहीं। देखिए क्या कह रहा है। ये आरोपी है जो कटघरे में है। चीफ जस्टिस पर जूता फेंकने वाले को कोई अफसोस नहीं। राकेश किशोर बोला, मुझे दैवीय शक्ति से यह करने को कहा, यानी इनको दैवीय शक्ति ने कहा हमला करो सीजेआई पर। रात को सपने में आकर कहा तुम्हें चैन की नींद कैसे आती है। इसके बाद सीजेआई के एक्शन पर जूता फेंकने वाली प्रतिक्रिया दी इन्होंने, क्योंकि मैं सीजेआई के भगवान विष्णु पर दिए बयान से आहत हूं। सुप्रीम कोर्ट के बार बार बुलडोजर कार्रवाई रोकने से भी नाराज हूं मैं। सीजेआई ने हाल ही में कहा देश कानून से चलता है, बुलडोजर से नहीं। मूर्ति और बुलडोजर पर सीजेआई की टिप्पणी से वकील भड़के थे। उन्होंने कहा मैं कम पढ़ा लिखा नहीं हूं, एमएससी, पीएचडी, एलएलबी गोल्ड मेडलिस्ट हूं। मैं हिंसा के खिलाफ हूं, लेकिन सोचिए ऐसा करना क्यों पड़ा मुझे। आरोपी वकील ने चीफ जस्टिस गवई को धर्म विरोधी बताया। कहा दूसरे समुदायों के लोगों के खिलाफ अगर केस आता है तो सीजेआई बड़े बड़े स्टेप लेते हैं, लेकिन हिंदुओं का मजाक उड़ाया। मूर्ति वाली याचिका खारिज कर देते, पर मजाक क्यों उड़ाया। हल्द्वानी में रेलवे की जमीन पर विशेष समुदाय का कब्जा है। सुप्रीम कोर्ट ने वहां 3 साल पहले स्टे लगाया, जो अभी भी लगा हुआ है। 71 साल का आरोपी वकील दिल्ली के मयूर विहार फेज 1 में रहता है। वकील राकेश किशोर के खिलाफ रहवासियों ने शिकायत भी की थी। अब सीजेआई पर जूता फेंकने के मामले में बड़ा एक्शन हुआ है, वो ये कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने आरोपी वकील का लाइसेंस रद्द कर दिया है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने भी तुरंत निलंबित कर दिया है, यानी अब कभी भी आरोपी वकील की प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी। 15 दिनों में कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। सुनिए जरा आरोपी वकील क्या कह रहा है अपनी सफाई। 16 सितंबर के बाद से मुझे नींद नहीं आ रही थी और कोई परमात्मा की शक्ति मुझे नींद से उठा उठा के कहती थी कि भाई ये क्या कर रहे हो, तुम सो रहे हो, देश जल रहा है, तुम सो रहे हो। तो इसलिए मुझे ये करना पड़ा कि 16 सितंबर को चीफ जस्टिस के कोर्ट में एक पीआईएल किसी व्यक्ति ने दाखिल की, तो गवई साहब ने उसका जो है पूरी तरह से पहले तो मजाक उड़ाया कि आप मूर्ति से प्रार्थना करो, जाके आइडल से कहो कि वो अपना सर खुद रिस्टोर कर ले। इनजस्टिस ये किया कि उसके रिट पिटीशन को खारिज भी कर दिया। तो इन चीजों से लेके मैं बहुत आहत था, बहुत टॉलरेंट रहे, आज भी हम टॉलरेंट हैं, लेकिन जब हमारा अस्तित्व खतरे में है तो मैं चाहता हूं कि सनातनी कोई भी चुप ना बैठे। उन्होंने एक्शन किया, मेरा रिएक्शन था। तो आरोपी की आपने सफाई सुनी, लेकिन इस पर सियासी घमासान शुरू हो गया है। सियासतदान सवाल उठाने लगे, जो कुछ हुआ इसके लिए आखिर कौन जिम्मेदार है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई पर हुए हमले से हर भारतीय नाराज है। प्रधानमंत्री को जैसे ही पता चला उन्होंने ट्वीट किया, सीजेआई से बात की। ऐसे निंदनीय कृत्यों के लिए कोई जगह नहीं है। अरविंद केजरीवाल ने कहा यह सीजेआई नहीं, भारत की आत्मा और न्याय व्यवस्था पर हमला है। ऐसी राजनीति और गुंडागर्दी ये देश कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। अखिलेश यादव ने कहा पीडीए समाज अब इन वर्चस्ववादियों से अपमान सहन नहीं करेगा। ये लोकतांत्रिक और न्यायिक इतिहास की शर्मनाक घटना है। सौरभ भारद्वाज ने कहा कुछ लोग गांधी जी के हत्यारे और इस वकील को हीरो मानते हैं। वीएचपी अध्यक्ष ने कहा कोर्ट में वाणी पर संयम रखना वकील और जज की भी जिम्मेदारी है। सीजेआई गवई की बहन और माताजी ने घटना की निंदा की। सीजेआई की बहन बोली इस जहरीली विचारधारा पर लगाम जरूरी है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा मैं सीजेआई को 10 साल से जानता हूं, वो सभी धर्मस्थलों पर जाते हैं। आइए सुनिए जरा सियासतदान क्या कह रहे हैं। जहरीले सांप हैं ये लोग, और ये लोग इस देश को बर्बाद कर देंगे। सबसे पहले इन लोगों ने मुसलमानों को टारगेट किया, फिर इन्होंने सिखों को टारगेट किया, फिर इन्होंने बौद्धों को टारगेट किया, और आज ये दलितों को टारगेट कर रहे हैं। अगर देश के लोग इन लोगों के खिलाफ आवाज नहीं उठाएंगे तो ये हमारे पूरे देश के सामाजिक ताने माने को तहस नहस कर देंगे। इस तरह का जूता फेंकना बहुत बड़ा गलत है, हम इसका धिक्कार करते हैं, निषेध करते हैं। और जिस वकील ने मतलब इस तरह जूता फेंका है
उनको ऊपर एट्रोसिटी एक्ट का गुना लगाना चाहिए और उनके ऊपर फौरन कार्रवाई हो। कि आखिर भाजपा के लोग चुप क्यों हैं, चुप्पी क्यों नहीं तोड़ रहे हैं? और ये जूता केवल माननीय मुख्य न्यायाधीश गवई साहब पर नहीं फेंका गया, बल्कि ये जूता देश के संविधान और संविधान के निर्माता बाबा साहब अंबेडकर पे फेंका गया है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर में और चीफ जस्टिस के साथ जो घटना हुई है, उसके लिए प्रधानमंत्री जी ने खुद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से बातचीत करके दुख भी प्रकट किया है और कंडेम भी किया है। कहा ये कि ये देश के लिए बहुत दुखद घटना है। दलित चाहे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो वो भी सुरक्षित नहीं है, और दलित अगर हरिओम हो तो वो भी सुरक्षित नहीं है उत्तर प्रदेश की सड़कों पर। एक ऐसा व्यक्ति जिसने ये किया और कहा कि हाँ मैंने किया, मुझे कोई रिग्रेट नहीं, उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की जा रही है, क्या पुलिस एक्शन किया जा रहा है? वो इतिहास बना दिया, और इतिहासकार जब भी लिखेगा तो गगोई साहब का सोने के अक्षरों में ये इतिहासकार लिखेगा। एक सच ये भी है कि सीजीआई ने जो टिप्पणी की थी उसके बाद उनके खिलाफ एक सोशल मीडिया कैंपेन चल रहा था, और वो कैंपेन लंबे वक्त से चल रहा था। वो कैंपेन भड़काने के लिए था, उकसाने के लिए था, और इसीलिए एक यूट्यूबर को पुलिस ने हिरासत में लिया था। आप देख रहे हैं अजीत भारती, जिन्हें हिरासत में लिया गया और उसके बाद उन्हें छोड़ा गया। 3 घंटे पुलिस ने पूछताछ की है उनसे। अब देखिए सोशल मीडिया पर चीफ जस्टिस के खिलाफ क्या चल रहा था पिछले कई दिनों से। सोशल मीडिया पर कई लोग सीजीआई के खिलाफ लिख रहे हैं, कई लोग सीजीआई पर हमले को जायज बताने में लगे। मोहित नाम के यूजर ने लिखा, जूते से ज्यादा बंदूक बेहतर होती। तो क्या यह शख्स सीजीआई की हत्या के लिए उकसा रहा था? वकील के जूता फेंकने पर कुछ यूजर कह रहे हैं सही किया। पॉडकास्ट में 3 लोग मिलकर सीजीआई पर विवादित चर्चा कर रहे थे। इसमें यूट्यूबर अजीत भारती ने कई आपत्तिजनक टिप्पणी की। आरोप है कि यूट्यूबर ने सीजीआई की गाड़ी को घेरने के लिए भी उकसाया। उसके दूसरे साथी ने सीजीआई के मुंह पर थूकने तक की बात की। वीडियो वायरल होने पर नोएडा पुलिस ने अजीत भारती को उठाया। अजीत भारती ने पोस्ट किया, मैं ठीक हूं, कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। यह पूरा बवाल भगवान विष्णु की मूर्ति मामले पर बयान से शुरू हुआ। दावा है सीजीआई ने कहा था मूर्ति ठीक करने के लिए भगवान से कहो। खंडित मूर्ति बनाने के लिए सीजीआई ने एएसआई की परमिशन का तर्क दिया था, क्योंकि यहां मूर्ति बनवाते तो फिर दूसरे मामलों में भी यही आदेश लागू हो जाता। मतलब एएसआई संरक्षित कई जगहों पर बदलाव की मांग उठती। लेकिन इस तर्क को समझे बिना सोशल मीडिया पर हंगामा शुरू हुआ। इसलिए याचिकाकर्ता के वकील ने भी ऐसे बयानों को झूठा बताया। जस्टिस विनोद चंद्रन ने सोशल मीडिया को एंटी सोशल मीडिया कहा। कपिल सिब्बल बोले, सोशल मीडिया से वकीलों को रोज दिक्कत होती है। सुनिए इस पर सियासतदान क्या कह रहे हैं। ये जूता हमारे संविधान के ऊपर फेंकने की कोशिश की है, हमारे संविधान के ऊपर, और सत्ता पे वही लोग हैं जो संविधान को मानने को तैयार नहीं, और ये उनके ही चेले चपाटे हैं। घटना निंदनीय है। कोई भी भारतीय इसके पक्ष में नहीं हो सकता। कोर्ट चल रहा था, उस समय इस तरह की घटना हुई और हम इसकी निंदा करते हैं। पर ये जूता नहीं था, सिर्फ हमारी प्रणाली पे था, न्यायिक व्यवस्था पे था। गवई साहब क्या कर रहे हैं? हमारी आपकी उनके निर्णयों के साथ हमारी डिफरेंसेस हो सकते हैं, किसी भी जुडिशियल मैकेनिज्म ये होता है, लेकिन वो तो संविधान रख करके ना वहां बात कर रहे हैं। वो जूता संविधान पे चलाने की कोशिश थी। उनको कुछ कहना है तो कोर्ट में ही जाके कह सकते थे, लेकिन ऐसे व्यवहार करना, ऐसे एक बहुत बड़ा विद्वान व्यक्ति के खिलाफ ये बहुत बड़ा गलत है। इस घटना का घोर विरोध करता हूं, निंदा करता हूं, और उस मानसिकता का विरोध करता हूं कि जो आज इस देश के चीफ जस्टिस के पद पर कोई दलित बैठ गया तो क्या उसके साथ इस प्रकार का व्यवहार किया जाएगा? पीड़ा उन सब दलितों का है जो गवई साहब को हमला से अपने आप को जोड़ के देख रहा, जो गवई न्याय पद्धति को मजबूत करने में लगे हुए,
उसी गवई को लोग रिसीव करने नहीं आते हैं। बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष को आप सुन रहे थे, वो रो पड़े, उनके आंसू आ गए इस कांड के बाद। आइए अब आपको बताऊं, गवई साहब की बात हो रही है तो उनके बारे में कुछ जान लेते हैं। जस्टिस बीआर गवई का पूरा नाम भूषण रामकृष्ण गवई है। महाराष्ट्र के अमरावती में 24 नवंबर 1960 को उनका जन्म हुआ। सीजेआई के पिता रामकृष्ण सूर्यभान गवई बिहार के राज्यपाल रहे। कद्दावर दलित नेता को दादा साहेब के नाम से जाना जाता है। जस्टिस गवई ने कहा था, मेरे पिता 40 साल कांग्रेस से जुड़े थे। गवई इसलिए राहुल गांधी से जुड़े मामले से अलग होना चाहते थे। जस्टिस केजी बालाकृष्णन के बाद बीआर गवई दूसरे दलित सीजेआई। उन्होंने साल 1985 में महाराष्ट्र से वकालत की शुरुआत की। गवई साहब नागपुर और अमरावती नगर निगम के वकील थे। गवई 2005 को बॉम्बे हाई कोर्ट के स्थायी जज बने थे। 24 मई 2019 को सुप्रीम कोर्ट के जज बने। 23 नवंबर को रिटायर होंगे। चीफ जस्टिस भारत के सर्वोच्च न्यायालय के प्रमुख होते हैं। सीजेआई भारत में सबसे प्रभावशाली पदों में से एक माना जाता है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के बाद देश का छठा सबसे बड़ा पद है। भारत के राष्ट्रपति ही परामर्श के बाद सीजेआई की नियुक्ति करते हैं और सीजेआई को लगभग 2,80,000 वेतन के साथ कई और भत्ते और सुविधाएं मिलती हैं। आइए अब आपको सुनवाता हूं इस घटनाकांड के बाद। सोचिए, देश की सबसे बड़ी अदालत में सीजेआई बैठे हों, उन पर कोई हमला कर दे, उनके परिवार को चिंता होना लाजमी है। सुनिए उनकी माता जी और उनकी बहन क्या कह रही। नोट हाथ में लिए हुए ऐसा बर्ताव करते हैं कि भारत के लिए वो बर्ताव शर्मिंदा है। देश में अराजकता फैल सकती है, ये करने का ये देश में किसी को भी अधिकार नहीं है। ये जो हमला हुआ है ये पर्सनल लेवल पे डेफिनेटली नहीं है। ये जो हमला है हमारे संविधान, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का हमला है। हम कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को प्रोटेक्ट करें। ये सिर्फ हमारे लिए नहीं, पर जो फ्यूचर जनरेशन आने वाली है, जो नेक्स्ट पीढ़ी आने वाली है, उनको हमको एक सुरक्षित भारत देना है। अब आपके लिए लाइफ का फंडा, तो देखिए क्या है लाइफ का फंडा में आज खास। जिंदगी में बदलाव या कुछ अच्छा करने की कोई डेडलाइन नहीं होती है। आप जब और जहां चाहें, जैसे चाहें इसकी शुरुआत कर सकते हैं और करनी भी चाहिए। महर्षि वाल्मीकि की जिंदगी और उनके विचारों में इसका बहुत बड़ा फंडा छिपा है। वाल्मीकि जी पहले रत्नाकर नाम के डाकू हुआ करते थे। वो परिवार चलाने के लिए लूटपाट करते थे। नारद मुनि का उपदेश सुनकर उन्होंने अपनी जिंदगी में बदलाव करने की ठान ली। वो लूटपाट छोड़कर कठोर तपस्या करने लगे। कड़ी तपस्या से वाल्मीकि जी को ज्ञान हासिल हुआ और फिर उन्होंने संस्कृत के पहले महाकाव्य रामायण की रचना की और लाइफ का अहम फंडा दिया। जिंदगी में जब जागो तभी सवेरा है, मतलब नई शुरुआत या बदलाव कहीं से भी कभी भी की जा सकती है। तो जहां से जो बेहतर और अच्छा मिले उसे जिंदगी में अपनाइए। अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखिए। रुकना एक छोटे से ब्रेक के लिए।